संजय सर, मोरारजी देसाई के बारे में जब भी बातचीत होती है तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनका जो इनिशियल पीरियड था, जो उनका चाइल्डहुड रहा, उनका एजुकेशन रहा, वो किस तरीके से हुआ, जिसने उनको गढ़ा, जिसने उनको बनाया। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताएंगे उनके बारे में कि उन्होंने कैसे नौकरी से रिज़ाइन दिया एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1952 के आसपास शायद इस तरीके का जिक्र आता है कि वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो उस दौरान इनका किस तरीके का कामकाज रहा, अगर हम समझा सकें। पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसमें जैसे मोरारजी देसाई जी उभर के आए और पहला प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनको जानने से पहले इनका थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि ये किस तरीके के लीडर थे। लेकिन रियल क्राइसिस जो मोरारजी देसाई के पॉलिटिकल करियर में आता है वो नेहरू जी की डेथ के बाद आता है। के कामराज जी वो भी एक बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी में माने जाते थे, तो उनका ये एकमात्र एजेंडा था कि किसी भी तरीके से मोरारजी जी को पीएम नहीं बनने देना। इमरजेंसी के बाद किस तरीके की सिचुएशन बनी, जनता पार्टी बनी, वो ज़रा डिस्क्राइब करके बताया कि कैसे फिर ये प्रधानमंत्री बन पाए। ऐसा बोला जाता है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी व्यक्ति को पीएम बनने का मन रहता है तो सबसे पहले या तो कांग्रेस पार्टी को तोड़ता है या कांग्रेस पार्टी छोड़ता है। दूसरा, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इसी पैसिफिज्म में कैसे इन्होंने हम लोगों का जो एक सिक्रेसी थी जो रॉ की, वो उसको उन्होंने कंप्रोमाइज़ करवा दिया। उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पाकिस्तान से इनके संबंध पर्सनली इतने अच्छे थे कि इनको निशाने पाकिस्तान का जो हाईएस्ट अवार्ड है इनको मिला मोरारजी देसाई। इनका दिमाग में पता नहीं कोई बिठा दिया ये कि ये जो रॉ है वो बेसिकली इंदिरा जी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती है। मोरारजी देसाई जी एक देशभक्त व्यक्ति थे, नेशनलिस्ट थे, और उस ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में कोई ऐसा लीडर होना जो प्रो बिजनेस के बारे में बात करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करता है, फ्री मार्केट के बारे में बात करता है, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के एक नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और प्रधानमंत्री के इस विशेष एपिसोड में आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के शायद सबसे पुराने जो प्रधानमंत्री रहे, जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जिनके नाम पर है, और वो प्रधानमंत्री जिनको इस बात का गौरव हासिल है कि वो हिंदुस्तान के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हम लोगों के साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट और एजुकेशनिस्ट संजय सर, और संजय सर के साथ ऐसी मुद्दे पर चर्चा होगी। संजय सर, मोरारजी देसाई के बारे में जब भी बातचीत होती है तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनका जो इनिशियल पीरियड था, जो उनका चाइल्डहुड रहा, उनका एजुकेशन रहा, वो किस तरीके से हुआ, जिसने उनको गढ़ा, जिसने उनको बनाया। अगर हमारे दर्शकों को इस बारे में एक बार बता सके तो बेसिकली मोरारजी देसाई, जैसा आपने बताया कि पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे देश के और गुजरात से आते थे, और बेसिकली ही वाज ए सिविल सर्वेंट, और वो बेसिकली डिप्टी कलेक्टर थे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताएंगे उनके बारे में कि उन्होंने कैसे नौकरी से रिज़ाइन दिया एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो हुआ ऐसा कि ये 1927-28 की बात है, जब वो गोधरा में, वहाँ एक एरिया है, वो उनके अंडर में आते थे जब वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो वहाँ भी ऐसा हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था। अच्छा। तो जो राइट आप आज देखते, मोदी जी के टर्म में जो गोधरा राइट हुआ था 2002 में, तो ऑलमोस्ट 1927-28 में उस लेवल का तो नहीं, लेकिन इसी तरीके का राइट हुआ था। तो जब इनके कार्यकाल में जब वो राइट हुआ, जब ये डिप्टी कलेक्टर थे, तो फिर इनके ऊपर इंक्वायरी बैठा। तो उस इंक्वायरी में ऐसा इनके ऊपर एलिगेशन लगा कि वो उस राइट के दौरान हिंदू लोगों के प्रति बहुत सॉफ्ट थे। अच्छा। तो इसी कंट्रोवर्सी में उन्होंने रिज़ाइन किया। तो रिज़ाइन करने के बाद, जैसा कि उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चल रहा था गांधी जी का, तो उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किए। और 1935 एक्ट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया, तो उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, तो यही फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से रेवेन्यू मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी रहे सरकार में। होम मिनिस्टर रहे। हाँ, तो इस तरीके से इनका इनिशियल जो है कांग्रेस पार्टी से धीरे धीरे जुड़ा हुआ, शायद गांधी जी के साथ ये जुड़े हुए थे। तो ये हमने मोरारजी देसाई जी के बारे में जो प्री इंडिपेंडेंस इनका कंट्रीब्यूशन है, जिसमें ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और ये कुछ मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर भी बनते हैं, कुछ दिन तक सेवाएं भी करते हैं। लेकिन हम पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है,
उसके बाद मोरारजी देसाई के कुछ करियर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे उस तरीके से इनका पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ता है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1952 के आसपास शायद इस तरीके का जिक्र आता है कि वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो उस दौरान इनका किस तरीके का कामकाज रहा, अगर हमें समझा सके तो। देखिए, अगर आपको पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसमें जैसे मोरारजी देसाई जी उभर के आए और पहला प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनको जानने से पहले इनका थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि ये किस तरीके के लीडर थे। तो जैसे ऑब्वियस है कि जैसे सरदार पटेल, गांधी जी और ठीक मोरारजी भाई देसाई भी गुजरात से ही आते थे। तो आप देखेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी जब गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी तो दो तरीके का एक धड़ा था वहाँ। पहला धड़ा था जो पूरी तरीके से सोशलिस्ट विचारधारा फॉलो करता था। अच्छा। और प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे, जिसमें पंडित नेहरू जी उनको लीड करते थे। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आते थे, आचार्य नरेंद्र देव आते थे, जयप्रकाश नारायण आते थे। लेकिन उसी समय एक दूसरी धड़ा था जो थोड़े कंजर्वेटिव विचार के थे, ऑर्थोडॉक्स थे, और जिसको दक्षिणापंथ बोला जाता था कांग्रेस पार्टी में। तो गांधी जी एक ऐसे कैरिस्मेटिक लीडर थे जो दोनों पंथ के सर्वमान्य नेता थे और दोनों को अच्छी तरीके से मैनेज करके चलते थे। तो जब हम दक्षिणापंथ लीडर के बारे में बात करते हैं गांधी जी के कांग्रेस के समय, आज़ादी के पहले, तो उसमें फिर जो लीडर थे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आते थे, फिर उसमें राजा जी आते थे, फिर उसके बाद उसमें भूला भाई देसाई आते थे। अच्छा। फिर उसके बाद आचार्य कृपलानी आते थे, उसी में मोरारजी देसाई भी आते थे। मोरारजी देसाई। तो आप बोल सकते हैं कि विद इन कांग्रेस पार्टी अगर पहला कोई राइटिस्ट लीडर था और दक्षिणापंथ को फॉलो करते थे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, जिसको आप राइट विंग बोल सकते हैं विद इन कांग्रेस पार्टी, तो वो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। लेकिन मोरारजी देसाई के बारे में हम लोग को उनके राजनीतिक करियर के बारे में जब चर्चा होती है, तब मोरारजी देसाई के बारे में, उनके जीवन में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ा हुआ है या कंट्रीब्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। शायद इंडिया का पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के नाम पे डिवाइड हुआ, और तब ये जो महाराष्ट्र स्टेट था उसके साथ चीफ मिनिस्टर थे। तो वो कहानी अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताएं तो जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि मोरारजी देसाई दक्षिणापंथ के लीडर माने जाते थे और नेशनलिस्ट थे। अच्छा। प्रो बिजनेस थे। और चूंकि जब व्यक्ति नेशनलिस्ट होता है तो वो कभी नहीं चाहता है कि धर्म के आधार पे या फिर कास्ट के आधार पे या फिर लैंग्वेज के आधार पे कोई स्टेट का बंटवारा हो। तो जैसा कि आपने बताया कि कैसे वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर बनते, उस समय बॉम्बे गुजरात एक था, तो गुजराती लोग अलग गुजरात का मांग कर रहे थे और मराठी लोग अलग महाराष्ट्र का मांग कर रहे थे। तो वो पूरी तरीके से इसके विरोध में थे। उनका मानना था, बिकॉज ही वॉज ए नेशनलिस्ट, कि हम जो है सो जाति और क्षेत्र के आधार पे स्टेट का बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक बड़ा वायलेंस हुआ बॉम्बे में, कुछ लोग मारे गए। तो फिर उनसे फिर नेहरू जी को लगा कि अगर ये सीएम कंटिन्यू रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो उनको फिर उन्होंने सेंटर में बुला लिया। अच्छा। और सेंटर में बुला के उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। तो जब तक फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, हमें लगता है 52 और उसके बाद के कुछ दौर में नेहरू जी की डेथ होती है 64 में जाकर के, तकरीबन आज़ादी के 16 साल बाद। तब तक ये सेंटर में जा चुके थे और वहाँ पे इनका कामकाज चलता रहा। लेकिन रियल क्राइसिस जो मोरारजी देसाई के पॉलिटिकल करियर में आता है वो नेहरू जी की डेथ के बाद आता है। हम देखते हैं कि लगातार कैसे मोरारजी देसाई को सबॉटेज करने के लिए नेहरू जी के बाद और इंदिरा गांधी तक के पीरियड में, ये 2-3 साल या 4 साल का पीरियड है शायद, जब तक ये प्रधानमंत्री नहीं बनते, चाहे शास्त्री जी हों उनकी डेथ के बाद, इंदिरा जी की डेथ के बाद, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है कि कैसे एक राजनीतिक भितरघात करके इनको बार बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाता था। तो वो कहानी जरा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है इनके पॉलिटिकल करियर में। तो ऐसा हुआ कि जब तक आज़ादी के बाद नेहरू जी थे तब तो प्राइम मिनिस्टर का सीट वैकेंट था ही नहीं, कोई विवाद ही नहीं था। नेहरू जी सबसे बड़े टावरिंग पर्सनालिटी थे आज़ादी के बाद, तो वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हाँ, नेहरू जी के बाद फिर ये संकट रहा कि उनके बाद आखिर लीडर कौन होगा। तो जैसा कि नेहरू जी के डेथ के बाद, जैसा आपने बताया कि जब कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को इसलिए बनाया गया ताकि किसी भी तरीके से के कामराज प्लान, जो के कामराज जी वो भी एक बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी में माने जाते थे,
तो उनका ये एकमात्र एजेंडा था कि किसी भी तरीके से मोरारजी जी को पीएम नहीं बनने देना। अच्छा। तो लाल बहादुर शास्त्री स्कॉलर व्यक्ति, बहुत सीधे स्वभाव के व्यक्ति, बहुत सज्जन व्यक्ति, उनको लाके उन्होंने बिठा दिया कि भाई नहीं आप चलाइए, मोरारजी जी को साइड रखना है। साइड रखिए। तो जैसा कि नेहरू जी के डेथ के बाद एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में बोल सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ठीक जब लाल बहादुर शास्त्री की जब दोबारा डेथ हो गई केवल 1 ही तो 1.5 फिर साल में डेथ हो गई। अब कौन आएगा प्राइम मिनिस्टर में? तो अगेन फिर इसी एजेंडा के तहत फिर इंदिरा जी को फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कि इंदिरा जी अगर रहेंगी तो मोरारजी जी साइड रहेंगे। साइड रहेंगे। तो और अच्छा, आपको ये भी जान के हैरानी होगी, इंदिरा जी के प्राइम मिनिस्टर काल में मोरारजी जी सबसे बड़े लीडर तो थे ही, तो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के उनको संतोष करवाया गया कि आप डिप्टी पीएम रहेंगे। तो इंदिरा जी के कार्यकाल में ही वॉज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि मोरारजी देसाई जी दक्षिणा पंथ के लीडर माने जाते थे और प्रो बिजनेस थे और बहुत सोशलिज्म में उनका बहुत विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था। तो ऐसा हुआ कि इंदिरा जी जो कि पूरी तरीके से सोशलिस्ट मॉडल फॉलो करती थी अपने फादर के जैसा, थोड़ा बहुत अलग मॉडल था उनका, लेकिन ऑलमोस्ट वो सोशलिज्म ही फॉलो करती थी। तो गरीबी हटाओ का उनका नारा भी था और जिस तरह से बैंकों का नेशनलाइजेशन करना, कोल माइंस का नेशनलाइज करना, स्टील और कॉटन इंडस्ट्री का नेशनलाइज करना, तो इन सब नेशनलाइजेशन करने से पहले मोरारजी देसाई जी को ये बड़ा दुख हुआ कि इंदिरा जी उनसे कंसल्ट ही नहीं करती है। और हो सकता है कंसल्ट करते तो वो राजी भी ना होते, क्योंकि वो प्रो बिजनेस और उस ज़माने में ओपन मार्केट की बात करते थे वो। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से इंदिरा जी और मोरारजी देसाई जी का डिफरेंस बढ़ते गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 1969 में कांग्रेस पार्टी पहली बार दो हिस्सों में बट गई। तो एक जो इसको मोरारजी देसाई जो लीड किए उसको कांग्रेस ओ बोला गया और इंदिरा जी का कांग्रेस आई बोला गया। तो उस समय से इनके रास्ते अलग अलग हो गए। अलग अलग, ये कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ दी। लेकिन हम रियल क्राइसिस उसके और बाद, जब हमें लगता है मोरारजी देसाई का एक तौर पे टाइम भी आया, जो काफ़ी टाइम से वो डिज़ायर कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएं। नेहरू जी के बाद ट्राई किए, फिर शास्त्री जी के डेथ के बाद ट्राई किए, सबसे वरिष्ठ लीडर थे। और उनका टाइम पीरियड आता है, ऐसा कहा जाता है, इमरजेंसी के बाद। इमरजेंसी लगा और उसके बाद शायद इनका टाइम आता है। तो इमरजेंसी के बाद किस तरीके की सिचुएशन बनी, जनता पार्टी बनी, वो ज़रा डिस्क्राइब करके बताएं कि कैसे फिर ये प्रधानमंत्री बन पाए। तो आप देखेंगे जैसा कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ पूरे देश में और जेपी बाबू बहुत बड़े लीडर उभर के आए। हालांकि आप देखेंगे तो मोरारजी देसाई जी, जैसा कि हमने बताया, कि एक नेशनलिस्ट व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी विचारधारा फॉलो करते थे, देशभक्त तो थे ही। तो आपको ये हैरानी होगी, इंदिरा जी ने जब पहला पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसके ये पूरी तरीके से सपोर्ट किए उसको। मोरारजी देसाई कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडिया एनपीटी पे साइन करें, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उस पे साइन करे। तो इस सब मामले में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से मोरारजी देसाई जी नेशनलिस्ट व्यक्ति आपको प्रतीत होंगे। फिर जैसा कि जेपी बाबू के मूवमेंट के बाद पूरे देश में मूवमेंट चला और इंदिरा जी की बुरी तरीके से हार हुई, तो पहला ऑप्शन तो ये हुआ कि भाई जेपी बाबू का मूवमेंट है तो जेपी बाबू ही प्राइम मिनिस्टर बने, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी ने बोला कि नहीं, हम पीएम नहीं बनेंगे। तो इसमें बहुत सारा आर्गुमेंट ये है कि जेपी बाबू आंदोलन तो कर दिए, इंदिरा जी को हटा भी दिए, लेकिन देश कैसे चलाना है शायद उनके लिए, उनके पास पूरी तरीके से रूपरेखा उनके दिमाग में नहीं आ पाया होगा। तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट स्वीकार ही नहीं किया, बोला हम पीएम बनेंगे ही नहीं। तो जब वो नहीं स्वीकार किए पीएम बनने के लिए, तो फिर अब दूसरा कौन व्यक्ति हो? तो चूंकि जनता पार्टी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियों को मर्ज करके बनाया गया था, तो उसके निर्वाधित फिर लीडर मोरारजी देसाई जी, जो एम्बिशियस थे पीएम उनको बनने का बहुत समय से मन था। और ऐसा बोला जाता है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी व्यक्ति को पीएम बनने का मन रहता है वो सबसे पहले या तो कांग्रेस पार्टी को तोड़ता है या कांग्रेस पार्टी छोड़ता है। तो आप देखेंगे मोरारजी भाई के बाद जितने भी पीएम बने हैं सब कांग्रेस पार्टी के थे, छोड़ छोड़ के बने। एक तरीके मोरारजी साहब ने शुरुआत किया। चंद्रशेखर जी भी ऐसे ही बने, वीपी सिंह भी ऐसे ही बने। हालांकि शरद पवार जी का ही बहुत बनने का तमन्ना था पीएम, वो भी पार्टी छोड़े, पार्टी अलग बनाए, लेकिन चलिए वो बन नहीं पाए। तो एक था, तो ये प्राइम मिनिस्टर तो बन गए पोस्ट 77 के बाद। हाँ, पहला गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने। हालांकि उनका टर्म ज़्यादा नहीं रहा और इनके टर्म में आप देखेंगे 44th अमेंडमेंट एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन
वो चला नहीं पाए। 2 साल के बाद ही सरकार जो है सो गिर गया। गिर गई। मोरारजी देसाई जी के बारे में हमने चर्चा की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री कार्यकाल इनका चूंकि बहुत लंबा रहा ही नहीं, 1.5-2 साल का ही प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा, जिसमें उन्होंने कोशिश की कि इमरजेंसी में जो जो जातियां हुई या जो दिक्कतें हैं उनको किस तरीके से रिवर्स कर सकें। यही शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन के प्रधानमंत्री काल का रहा एकदम। लेकिन मोरारजी देसाई जी के बारे में एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि वो कंट्रोवर्शियल मैन के तरीके से जाने जाते हैं भारतीय राजनीति में। उनका जो आइडियोलॉजी था एक तरीके से कि उनका क्या आइडिया था, तो एक तो पैसिफिस्ट थे बहुत बड़े न्यूक्लियर को लेकर के, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। दूसरा, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इसी पैसिफिज्म में कैसे इन्होंने हम लोगों का जो एक सिक्रेसी थी जो रॉ की, वो उसको उन्होंने कंप्रोमाइज़ करवा दिया। उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये सब बातें भी हमारे अगर दर्शकों को बता सकें इनके बारे में तो मोरारजी देसाई जी का पैसिफिस्ट तो थे ही। जैसे हम लोगों ने, इंडिया ने जब 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान को हुआ, फिर चाइना को भी हुआ। तो बताते हैं कि उस न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान इन्होंने चाइना और पाकिस्तान से दोबारा संबंध को अच्छा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और पाकिस्तान से इनके संबंध पर्सनली इतने अच्छे थे कि इनको निशाने पाकिस्तान का जो हाईएस्ट अवार्ड है इनको मिला मोरारजी देसाई जी को, और चाइना से भी संबंध अच्छा उन्होंने बनाने में बड़ा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। और दूसरा, इनका दिमाग में पता नहीं कोई बिठा दिया ये कि ये जो रॉ है वो बेसिकली इंदिरा जी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को परेशान, हाँ, पॉलिटिकल अपोनेंट के अगेंस्ट यूज़ करती है। और रॉ जो है इसका कोई उनके दिमाग में उस समय ये आ नहीं पाया कि रॉ जैसा इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़रूरत है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो उनका ये एजेंडा होता था कि हम जब सरकार में आएंगे तो सबसे पहले इस रॉ को डिसमेंटल करेंगे, इसको डिसबैंड करेंगे। तो ऐसी घटना है, एक दो घटना इसमें ऐसी है। पहली तो ये है कि वो इनफॉर्मली उस समय पाकिस्तान के जो हेड थे जियाउर रहमान, शायद वही थे, तो आर्मी कमांडर, हाँ, तो उनको उन्होंने इनफॉर्मली फ़ोन करके बोला कि ऐसा है कि हमारे सारे एजेंट जो है वो हमको रिपोर्टिंग करते रहते हैं और हम जानते हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से बोल देना। और ऐसा भी एक बोला जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के जो उस समय हेड थे उनको बता दिया कि हमारे रॉ के एजेंट पाकिस्तान में कौन कौन है और क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं। तो ये थोड़ा दिखाता है उनका दूरदर्शिता ना होना, ये जो, हाँ, इस मामले में कि ये जो रॉ है हमारे इंडिया में, या जो ISI जो पाकिस्तान की काम करती है, या फिर CIA जो है US की, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये थोड़ा दूरदर्शिता का कमी उनको दिखाता है। और वो भले ही उनको लगा होगा कि रॉ का मिसयूज होता है, लेकिन रॉ का और क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो उस समय नहीं समझ पाए। बिल्कुल। और ये बात कही जाती है कि इनके इंफॉर्मेशन देने के बाद जो पाकिस्तान के उस समय आर्मी जनरल प्रधानमंत्री बन गए थे तख्ता पलट करके, जियाउल हक, उनको जब इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने फिर रॉ के कई एजेंटों को पकड़ा और फिर वो पाकिस्तान की जेल में रहे। तो एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन कंप्रोमाइज माना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में। खैर, इनके हमने पॉलिटिकल पूरे जर्नी को हम लोगों ने कवर किया संजय सर। लास्ट में अगर हमें इतने लंबे राजनीतिक करियर का, अगर आपको कुछ शब्दों में एक इनकी लेगेसी बतानी हो भारत के इस देश को बनाने में, हमारे प्रधानमंत्री कार्यक्रम के थ्रू लोगों तक पहुँचे, तो क्या इनका आप लेगेसी देखते हैं, जरा बता। लेगेसी यही है कि मोरारजी देसाई जी एक देशभक्त व्यक्ति थे, नेशनलिस्ट थे। और उस ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में कोई ऐसा लीडर होना जो प्रो बिजनेस के बारे में बात करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करता है, फ्री मार्केट के बारे में बात करता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नेहरू जी, इंदिरा जी कहीं ना कहीं सोशलिज्म से ऊपर उठ नहीं पाए। और उस ज़माने में ये मान के चलिए कि उस ज़माने में वो राइट विंग के एक बड़े लीडर थे, दक्षिणापंथ के बड़े लीडर थे। तो उनमें क्लैरिटी तो था कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए भी न्यूक्लियर टेस्ट को सपोर्ट करना, और दूसरा NPT पे साइन नहीं करवाना। क्योंकि आज देखिए कई बार होता है कि जो रूलिंग पार्टी जो भी काम करती है, जनरली होता क्या है, अपोजिशन उसको क्रिटिसाइज करती है, चाहे वो अच्छा काम हो उसको भी क्रिटिसाइज करती है और कहने को उसमें बाधा डालती है। तो मोरारजी देसाई जी से देश को ये सीखना चाहिए कि कैसे वो
इस तरीके के नेशनलिस्ट थे कि इंदिरा जी से उनका कंपटीशन होने के बावजूद, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद वो कई मामलों में उनको सपोर्ट करते थे पूरी तरीके से। तो उस हिसाब से हम मानते हैं कि मोरारजी देसाई जी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, और भले उनका कार्यकाल थोड़ा कम रहा, और जैसा कि आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति थे जो प्राइम मिनिस्टर पोजीशन होल्ड किए हैं उस समय। बिल्कुल। 91 वर्ष की उम्र में वो पीएम बने शायद, और शायद 100 वर्ष तक जिंदा रहे वो। हाँ, और 99 ईयर्स तक जिंदा रहे। 99 ईयर्स तक जिंदा रहे। तो काफ़ी लंबे समय तक जीवित भी रहे। बहुत कम ऐसे इंडियन पॉलिटिशियन है जो इतने लंबे समय तक जीवित रहे। और ये भी रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ये कहा जाता है कि ये शायद 20th सेंचुरी के प्रोडक्ट थे। हाँ हाँ। और शायद ये नेहरू जी के बाद दो ही प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में हो जो 20th सेंचुरी में जिनका जन्म हुआ। बाकी सब तो 21st सेंचुरी में पैदा हुए थे। एकदम। तो आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने मोरारजी देसाई जी के बारे में चर्चा की, उनकी लेगेसी के बारे में चर्चा की। हमने ये जानने की कोशिश की कि उनका क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया ऐसे नेशन बनाने में। तो आज की चर्चा यहीं तक। हम फिर मिलेंगे किसी दिन किसी और मुद्दे के साथ, इसी प्रधानमंत्री कार्यक्रम में एक नए प्रधानमंत्री चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।